जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पीसीडी स्पर्श ने कुछ मेल आईडी और फोन नंबर जारी करे हैं पूर्व सैनिकों के लिए। अगर पेंशन से संबंधित या फिर डेटा करेक्शन से संबंधित आपको कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप पीसीडी स्पर्श को मेल कर सकते हैं या फिर फोन पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट मेल आईडी और फोन नंबर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं जिसमें कहा गया है कि पेंशनर्स की पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर स्थापित नहीं करा जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट की बातें मैं आपको समझाऊंगा जो लिखी गई हैं भारत सरकार के अगेंस्ट। क्या क्या लिखा गया है पेंशन के बारे में या फिर 8वें वेतन आयोग के बारे में, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ऑफिस का। जी हाँ दोस्तों, एजीआई का एक लेटर आया है जिसमें बताया गया है कि एजीआई का फंड किनको लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक टीएस, इन्होंने एजीआईएफ का क्लेम लेने के लिए एजीआईएफ ऑफिस को एक लेटर लिखा था, शिकायत डाली थी, जिसके बाद एजीआईएफ ऑफिस ने लेटर लिखकर बताया कि किनको एजीआईएफ का क्लेम लागू है और किनको नहीं है। काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है। अगर आप एजीआईएफ का फंड क्लेम करना चाहते हैं या फिर पैसा लेना चाहते हैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का, लेटर दिखाकर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये लेटर एजीआईएफ हेडक्वार्टर की तरफ से आया है। ये लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रक्षा मंत्रालय का एक लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक लेटर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो कोर्ट के निर्णय आ रखे हैं नोशनल इंक्रीमेंट पर, वो लागू करे जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बेस पर। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें बताया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का पालन न करने के लिए केंद्र की निंदा करी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी कई बार केंद्र सरकार पालन नहीं करती पूर्व सैनिकों के पक्ष में। तो दोस्तों, लाइव लॉ की एक खबर है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पूर्व सैनिकों से जुड़ा मामला क्या है। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, काफी दोस्तों पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, 65% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों, जो ये परसेंटेज है 34% नॉट सब्सक्राइब का, इसे आप 100% तक पहुंचाइए और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है, जानकारी है, वो आपको जल्दी मिल जाए, फिर आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श और पीसीडीए की मेल आईडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, स्पर्श पीसीडीए एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी ऑफ स्पर्श। आपको पता है पीसीडीए का कस्टमर केयर नंबर लास्ट में 5325 है। अगर पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है या फिर स्पर्श से जुड़ी कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप पीसीडीए के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे एड्रेस भी दे रखा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, फोन रिसीव नहीं होता, तो डायरेक्टली आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं पीसीडीए के एड्रेस पे डॉक्यूमेंट भेजकर। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लेटर ड्राफ्ट करेंगे और भेज देंगे जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू पीसीडीए को या फिर स्पर्श को। एड्रेस भी दे रखा है दोस्तों, प्रयागराज का, इलाहाबाद का। फिर दोस्तों, यहां पे स्पर्श पीसीडीए कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, वही 5325 वाला है। मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं पीसीडीए को। सैटरडे को मत करेगा,
संडे को मत करेगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में। और दोस्तों सुबह 9:30 बजे से आप 5 साढ़े 5 के बीच में कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक शाम तक। फिर दोस्तों यहां पे आर्मी ऑफिसर्स की मेल आईडी दे रखी है स्पर्श की, आर्मी पीबीओआर, वो भी मेल कर सकते हैं। फिर दोस्तों नेवी ऑफिसर्स और पीबीओआर जो नेवी के रैंक है वो भी कर सकते हैं। एयरफोर्स ऑफिसर्स, एयरफोर्स के जो अधिकारी हो गए या फिर जो उनकी रैंक हो गई, वो भी दोस्तों यहां पे मेल कर सकते हैं, पीबीओआर एयरफोर्स के। फिर डिफेंस सिविलियंस पेंशनर्स, उनकी अलग मेल आईडी है स्पर्श की। और स्पर्श पेंशनर्स इन फॉरेन एंड नेपाली पेंशनर, जो फॉरेन रहते हैं या फिर जो नेपाली पेंशनर्स हैं, उनकी अलग आईडी है स्पर्श की। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मेल आईडी दे रखी है स्पर्श की। अगर आपको कोई दिक्कत है पेंशन से जुड़ी या फिर कोई और दिक्कत है तो डायरेक्टली आप इन्हें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नीचे इसमें एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अवॉइड यूज ऑफ ईमेल ऑफ फर्स्ट 5 ईमेल कैटेगरी, यानी जो ये 5 मेल आईडी दे रखी है इस पर आप मेल करना अवॉइड करें। अब स्पर्श ऐसा क्यों कह रहा है, पीसीडी क्यों कह रहा है, क्योंकि दोस्तों स्पर्श के पास, पीसीडी के पास बहुत सारा काम है, वर्कलोड है। इसलिए अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती सीपी ग्राम में शिकायत डालने के बाद या फिर लिखित लेटर देने के बाद, तब आप इन ईमेल का उपयोग करेंगे, तब आप मेल करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी दी है स्पर्श पीसीडी की तरफ से, डायरेक्टली आप ये मेल से ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल है, आप डायरेक्टली इन्हें मेल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी के बारे में, कुछ मैसेज आए हैं मेरे पास और कुछ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी हैं पहले के। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पेंशनर्स इरिस्पेक्टिव देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट बिलोंग टू वन होमोजीनस क्लास। जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशनर्स की जो रिटायरमेंट की डेट है वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सभी पेंशनर्स एक ही वर्ग में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे उसमें अधिकारी हो या फिर कोई सिपाही हो, नायक हो, या फिर सिविल के पेंशनर्स हो या फिर स्टेट के पेंशनर्स हो, भैया रिटायरमेंट के बाद सब एक ही कैटेगरी के पेंशनर्स हैं, सबको हम पेंशनरी समझते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू प्री 8 सीपीसी और पोस्ट 8 सीपीसी इवन इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन 8 सीपीसी मेक्स सच डिस्टिंक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 सीपीसी कब से लागू होगा, 1/1/2026 से। तो 1/1/2026 से जो पहले आएंगे या फिर 1/1/2026 के बाद आएंगे, उन पेंशनर्स की पेंशन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा पेंशनर्स को, चाहे वो 8 सीपीसी से पहले आए हो या फिर 8 सीपीसी के बाद आए हो। भारत सरकार भेदभाव नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों नीचे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर है। 3 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, 3 लैंडमार्क जजमेंट है, 3 ऐसे ऑर्डर हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत सरकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करेगी, सबको समानता का अधिकार देगी। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें, 3 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पेंशनर टू गेट बेनिफिट ऑफ न्यू पे कमीशन, यानी आगे आने वाला पे कमीशन जो 8 सीपीसी आ रहा है उसका लाभ हर एक को देना पड़ेगा भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। फिर आगे क्या लिखा है, एंड गेट हायर पेंशन, यानी इन ऑर्डर के आधार पे, जो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, इसके आधार पे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, कोई अंतर स्थापित नहीं होगा 8 सीपीसी। फिर आगे क्या लिखा है, पहला जजमेंट है डीएस नगारा वर्सेस भारत सरकार का, दूसरा है कर्नल बीजे अकारा और भारत सरकार का, और तीसरा है मेजर जनरल एसपीएस वेंस और भारत सरकार। यानी दोस्तों ये 3 जजमेंट हैं जिसके आधार पे भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 8 सीपीसी कैन नॉट मेक पेंशनर्स इनटू 2 ग्रुप। 8 सीपीसी में भारत सरकार पेंशनर्स को बांट नहीं सकती सेवानिवृत्ति के आधार पे, जो रिटायरमेंट की डेट है उसके आधार पे पेंशनर्स की पेंशन में अंतर स्थापित नहीं कर सकती भारत सरकार। अब दोस्तों इसी पे कोर्ट के जजमेंट हैं, कुछ रूल्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप ये रूल दिखा देते हैं तो आपकी पेंशन में कोई अंतर स्थापित नहीं होगा, कोई अंतर स्थापित नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर भारत सरकार अंतर स्थापित करती है तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी। यही चीज इसमें लिखी है, क्लासिफिकेशन मेड बिटवीन पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटायरमेंट डेट, डीएस नकारा और भारत सरकार। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रूल 34 ऑफ द सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल को यहां पे खत्म भी कर दिया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल को यहां पे डिक्लाइन कर दिया था, जिससे कि उस रूल से भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, चाहे वो तीनों जजमेंट है, उसके आधार पे पेंशनर्स की पेंशन में कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा पेंशनर की रिटायरमेंट एज को देखते हुए। ये सब लिखा है दोस्तों। फिर आगे का लिखा है, unconstitutional on the ground that the classification made between pensioners retiring before a particular date and retiring after the date of differentiate the rate of pension between them was not based on any national principle, was arbitrary and violated of article 14 of the constitution। अगर भारत सरकार अंतर स्थापित करती है, भेदभाव उत्पन्न करती है पेंशन में पेंशनर्स की, तो दोस्तों फिर आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। फिर जो समानता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फिर दोस्तों उसका उल्लंघन होगा अगर भारत सरकार ऐसा करती है। तो दोस्तों साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो भारत सरकार है वो अंतर स्थापित नहीं कर सकती पेंशनर्स की पेंशन में, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी यही कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो भारत सरकार ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि हम पेंशनर्स की पेंशन में डिफरेंस करेंगे, या फिर हम आधे पेंशनर्स को लाभ देंगे और आधे पेंशनर्स को नहीं देंगे 8 सीपीसी का। ऐसा भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। तो दोस्तों ये रूल्स हैं जो मैंने आपको यहां पे समझाए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, एक टीएस नायक हैं जिन्होंने एजीआईएफ का क्लेम लेने के लिए शिकायत डाली थी एजीआईएफ ऑफिस ने। अब दोस्तों एजीआईएफ हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर जारी करा गया, और दोस्तों ये अभी का ही लेटर है, अभी मई 2025 का। इसका सब्जेक्ट है नॉन एंटाइटल्ड केस फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसे कौन से केस हैं जो एंटाइटल्ड नहीं है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, जिसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? अब दोस्तों सबसे पहले एजीआईएफ ऑफिस ने इन्हीं के केस के बारे में बताया, फिर मैं आपको कुछ रूल समझाऊंगा एजीआईएफ क्लेम के जो एजीआईएफ ऑफिस ने बताया। अब आगे का लिखा है, रेफर योर एप्लीकेशन डेटेड 3 मई 2025। 3 मई 2025 को इन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी एजीआईएफ ऑफिस को, तो उसी के रेफरेंस में इन्होंने जवाब दिया है एजीआईएफ ने। फिर क्या लिखा है दोस्तों, पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस एआई स्कीम इज मेड टू द नॉमिनी contingent nominee on the death of ex-serviceman within the validity period of AI cover। यानी AI कवर की जो वैलिडिटी है, जो पीरियड है, उसके अंतर्गत अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है, उसकी डेथ होती है, उसके बाद नॉमिनी को, वाइफ को एजीआईएफ का पैसा मिलेगा, डेथ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी दोस्तों जो नॉमिनी है, चाहे वो अस्थायी तौर पे हो या फिर स्थायी तौर पे हो, उनको मिलेगा इंश्योरेंस कवर का पैसा, और वो भी पूर्व सैनिक की डेथ के बाद, वो भी वैलिडिटी पीरियड के अंतर्गत। फिर क्या लिखा है, द अंडर मेंशन इंडिविजुअल वॉज कवर्ड अंडर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस एआई स्कीम फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी जब ये पेंशनर रिटायर हुए, जब ये टीएस नायक रिटायर हुए, उसके बाद से 15 साल का पीरियड यहां पे दिया गया इंश्योरेंस कवर का, जिसमें दोस्तों 580 रुपए वन टाइम प्रीमियम है, 580 रुपए लिए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि नॉट रिफंडेबल है, वापस नहीं होंगे। यही दोस्तों यहां पर बताया। अब दोस्तों यहां पे आर्मी नंबर, रैंक है और नेम है। इनका दोस्तों रैंक है एक्स टीएस नायक, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/7/1992, और दोस्तों डेट ऑफ रिटायरमेंट से 15 साल, और 15 साल कब पूरे हो रहे हैं, 31/7/2007 को। रीजन फॉर नॉन एंटाइटल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब इसका रीजन क्या है, जिससे
ये क्लेम नहीं मिलेगा नॉमिनी को। रीजन है कि ये पूर्व सैनिक अभी जीवित हैं, इस वजह से क्लेम अभी नहीं मिल पाएगा। जब पूर्व सैनिक की मृत्यु होगी तभी क्लेम को लिया जा सकता है नॉमिनी के द्वारा, वाइफ के द्वारा। अब दोस्तों रीजन भी यहां पे लिख दिया कि क्यों नहीं इंटाइटल्ड है, क्यों नहीं मिलेगा। मेंबर ईएसएम इज अलाइव, क्योंकि ईएसएम पूर्व सैनिक अभी जीवित है, इस वजह से नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे कुछ रूल समझाए हैं जिसके तहत ये क्लेम नहीं मिल पाता नॉमिनी को। अब क्या लिखा है दोस्तों यहां पे, ध्यान से समझिएगा। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू एक्स सर्विसमैन हु रिटायर्ड फ्रॉम रेगुलर आर्मी सर्विस। इन्होंने बताया कि जो ये स्कीम है ये उन्हीं पर एप्लीकेबल होगी, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को जो रिटायर हो गए हैं रेगुलर आर्मी सर्विस से। हाउएवर द स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। अब ये स्कीम किन पर एप्लीकेबल नहीं होगी, किस रूल के अंतर्गत एप्लीकेबल नहीं होगी, पूर्व सैनिकों को पर क्लेम नहीं मिलेगा। अब नीचे इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। अब क्या लिखा है इसमें, एक्स सर्विसमैन हु रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी सर्विस बिफोर 31 मार्च 1981, यानी जो पूर्व सैनिक 31 मार्च 1981 से पहले रिटायर हो गए हैं, जो पहले रिटायर हो गए उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हु ज्वाइन डीएससी एंड टीए आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम रेगुलर आर्मी। रेगुलर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जो पूर्व सैनिक डीएससी में ज्वाइन हो गए या फिर टेरिटोरियल आर्मी में ज्वाइन हो गए उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है, हाउएवर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस एआई सर्टिफिकेट इशूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम रेगुलर आर्मी इज वैलिड। फिर क्या लिखा है, जो आपका सर्टिफिकेट बन रखा है, इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट बन रखा है रिटायरमेंट के बाद, इज वैलिड एज पर एआई कवर पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम डीएससी टीए। अगर आपने डीएससी या फिर टीए से रिटायरमेंट ले लिया तो जो सर्टिफिकेट है जो आपको रेगुलर आर्मी से मिला था वहां से रिटायर होने के बाद वो वैलिड है, वो वैलिड रहेगा। फिर क्या लिखा है, एक्स सर्विसमैन हु इज अलाइव, जो जीवित है या फिर अलाइव बियॉन्ड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एआई कवर, या फिर जो एआई कवर की जो वैलिडिटी है उसके बाद भी जीवित है। एक तो अभी जीवित है या फिर जो उनका सर्टिफिकेट बन रखा है उसकी जो वैलिडिटी है अगर वो खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी वो जीवित होते हैं तब भी ये क्लेम नहीं मिलेगा नॉमिनी को या फिर वाइफ को। साफ मतलब है कि अगर पूर्व सैनिक जीवित है तो फिर वाइफ को क्लेम नहीं मिलेगा, आपके मरने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये एक डेथ इंश्योरेंस कवर है, एजीआईएफ का फंड है, ऐसा बताया गया। फिर क्या लिखा है दोस्तों, वैलिडिटी पीरियड ऑफ एआई कवर इज मेंशन इन एआई सर्टिफिकेट, यानी जो वैलिडिटी पीरियड है वो मेंशन है आपके एआई सर्टिफिकेट पे जो इशू करा गया है ईएसएम को जब वो रिटायर हुआ था। इज नॉट रिन्यूएबल या फिर एक्सटेंडेबल एज पर एजीआईएफ पॉलिसी। एजीआईएफ पॉलिसी के अनुसार जो वैलिडिटी एक बार मेंशन कर दी वो वैलिडिटी ना ही रिन्यू होगी और ना ही एक्सटेंड होगी, ना ही उसे बढ़ाया जाएगा और ना ही उसे रिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों ये रूल्स हैं जो इन्होंने समझाए हैं बिल्कुल सही तरीके से और मैंने आपको समझाया। डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यू आर रिटर्न हियरविथ, जो डॉक्यूमेंट रिसीव हुए थे वो आपको वापस करे जाते हैं बिना कुछ कार्रवाई करे। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि किस कंडीशन पे एजीआईएफ का क्लेम नहीं मिलेगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बताए हैं कि इस कंडीशन पे आपको एजीआईएफ का क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप इन रूल में आते हैं। और दोस्तों इन्होंने एक और चीज बताई है कि जो रेगुलर आर्मी सर्विस से रिटायर हुए हैं उनको ही इसका फायदा मिलेगा आफ्टर डेथ, वो भी वाइफ को या फिर स्पाउस को जो नॉमिनी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट पर। क्या लिखा है इसमें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल कैट ऑर्डर डेटेड 28/6/2023, यानी दोस्तों कोर्टों में कुछ आवेदन दिए थे जिसके जजमेंट आए बाद में नोशनल इंक्रीमेंट पर। तो वो जो जजमेंट आए हैं उसको पालन करवाने के लिए, उसका पेमेंट कराने के लिए पेंशनर्स को, उस पर दोस्तों ये आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब दोस्तों यहां पे कुछ रेफरेंस दिए हैं कोर्ट के, दोस्तों कुछ नंबर हैं, कुछ डायरी नंबर हैं जो केस यहां पे फाइनल हो गए। सेक्रेटरी डीपी
हैज अकॉर्डेड अप्रूवल टू इंप्लीमेंट ऑनरेबल कैट ऑर्डर डेटेड 28/6/2023 इन द फॉलोइंग ओएफ। जी हाँ दोस्तों, कुछ केस फाइल हुए थे, जिसमें से दोस्तों ये 2 केस फाइल हुए थे जिनका दोस्तों जजमेंट भी आ गया है। तो जजमेंट के आधार पे इनका पेमेंट करवाना, और दोस्तों इस पर जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अप्रूवल दी थी कि इन केसों को अलाउ किया जाए और इसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। इसी पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेटर निकाला है, बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट मे बी ग्रांटेड टू द एप्लीकेंट। यानी जिन्होंने कोर्ट केस किया था, जिनका जजमेंट आ गया, उसके अनुसार पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, और वो भी जो एप्लीकेंट हैं, जो आवेदक हैं, जिन्होंने कोर्ट केस किया। इन दिस कनेक्शन कॉपी ऑफ नोट शीट इज इंक्लोज्ड हियर विद फॉर योर रेडी रेफरेंस प्लीज। इसी के साथ एक नोट शीट भी फॉरवर्ड करी जाती है आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप इन चीजों को देखें और पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दें, जिनके दोस्तों ये कोर्ट के ऑर्डर है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ये मानती है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब कोई मना नहीं कर रहा कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी कहीं ना कहीं अप्रूवल है कि जिन्होंने कोर्ट केस किया है, जो आवेदक है, एप्लीकेंट है, उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। इसी पर दोस्तों ये लेटर निकाला गया है, और दोस्तों ये लेटर भेजा गया है, इसकी एक कॉपी भेजी गई है कंट्रोलर CQA जबलपुर को। इसी के साथ दोस्तों जो कमांडेंट हैं उनको भेजी गई है, और साथ ही साथ दोस्तों जो लीगल सेल है उनको भी एक कॉपी भेजी गई है, ताकि नोशनल इंक्रीमेंट पे काम हो सके, पेंशनर्स को उनका फायदा मिल सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आखिरी इंफॉर्मेशन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की है, जिससे सैन्य न्यायाधिकरण पर मामलों का बोझ बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पूर्व सैनिक हैं जो AFT में कोर्ट केस करते हैं, हाई कोर्ट में कोर्ट केस करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फैसला पूर्व सैनिकों के हक में हो जाता है, जजमेंट भी आ जाता है, लेकिन जजमेंट आने के बाद भी पूर्व सैनिकों को उनका हक नहीं मिलता। यानी जो जजमेंट में लिखा हुआ है उसका पालन भी केंद्र सरकार नहीं करती। कितने साल बीत जाते हैं, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जजमेंट पड़े पड़े सूख जाता है, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक पूर्व सैनिकों को नहीं हुआ। जिससे होता क्या है, जिससे क्या होता है कि जो AFT है उस पर मुकदमेबाजी का बयान आ जाता है। यानी फिर से उस जजमेंट के खिलाफ अपीलें डाली जाती हैं, वकीलों द्वारा या फिर पेंशनर्स के द्वारा। तो दोस्तों जब तक जजमेंट का पेमेंट नहीं होगा तो पेंशनर्स कैसे चुप बैठेंगे, वो तो फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन डालेंगे, एक और केस फाइल करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होता। तो दोस्तों मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से कि जितने भी पूर्व सैनिकों के हक में जजमेंट गए हैं, फाइनल फैसले हो गए, तो उनका पेमेंट कराया जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, PCD के द्वारा, इस पक्ष के द्वारा, ताकि वो जो मामले हैं वो पूरी तरीके से निपट जाए और AFT को कोई मुकदमेबाजी का बयान ना करना पड़े। कई बार देखने में दोस्तों ऐसी आता है कि कितने पुराने केस पेंडिंग में पड़े हैं, जजमेंट हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, और दोस्तों जब पेमेंट नहीं होगा तो फिर से AFT में लीगल नोटिस डाला जाएगा, फिर से कहा जाएगा कि केंद्र सरकार ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, मतलब फिर से वो केस फिर ओपन हो जाएगा। तो पहले के जो मामले हैं वो निपटाए जाएं, उनका पेमेंट कराया जाए पूर्व सैनिकों को। इसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके और कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक बार फिर दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।